प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर एक बार अखिल अनसोल्व 10th क्लास विज्ञान का एक सेट हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल को जो आपको साइंस का पेपर होने वाला है, इसमें मैं भौतिक विज्ञान का एक सेट आपको लगवाऊंगा। ये खंड के इस सेट को हम हल करेंगे और ये भौतिक विज्ञान में ज़्यादातर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा। तो मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखना कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। हमेशा 2 बनेंगे और दोनों जो बनते हैं उत्तल दर्पण में वो आभासी व सीधे ही बनते हैं उत्तल दर्पण में। अब अगला जो प्रश्न है पहले का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब आपको पता है कि जब हम स्पष्ट किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसके लिए कितनी दूरी आवश्यक है, वो है 25 सेंटीमीटर। अब अगला ये आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और ये आपको पता होना चाहिए कि आभासी व सीधा बनता है हमेशा उत्तल दर्पण से। अब अगला है एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो तो होता है ऋणावेशित, और प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो होता है प्लस में। होता इतना ही है लेकिन होता है प्लस में। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 आवेश का मात्रक कूलाम। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको बता दें कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस में होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और अगला जो प्रश्न है वो है एक अश्व शक्ति के, हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये वाला लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यदि मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं तो आप एक और बार जल्दी जल्दी समझिए। एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति हमेशा याद रखना कि वो 746 वॉट के बराबर होती है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरे का जो कि आपका 2 नंबर का है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। अरे 1 किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा को किस में बदलना है, हमें जूल में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोवाट को हम लिख लेते हैं 1000 वाट। जैसे आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी प्रकार 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। इनटू घंटा, घंटा को हम किस में बदल लें, सेकंड में बदल लें। सेकंड क्या हो, घंटा को जब हम एक मिनट में कितने, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो घंटे को हमने किस में बदल लिया, सेकंड में बदल लिया। तो आइए देखते हैं। 1000 वाट, 1000 वाट, वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। ये बात की, और ये 3600, 36 और 2 0 तो 3600 हो गए। इनटू सेकंड, इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में, वो मैं आपको समझाने के लिए, इसमें आप फेर बदल मत करना। सेकंड से सेकंड गया, क्या बचा 3600 के इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 0 ये और 3 0 ये, तो 3600 अलग हो गया, 3 0 ये, 2 कितनी हो गई 10⁵, और क्या बचा जूल, JULE। बात आपको समझ में आ गई होगी। 36। अब हम जानते हैं हर किसी संख्या के बाद में एक पॉइंट 0 होते हैं जो कभी लिखा नहीं जाता। जब पॉइंट को उल्टा हाथ पर खिसकाते हैं तो एक प्लस की घात जुड़ जाती है। तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब अगला प्रश्न करते हैं। यह सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर करके जाइए। अब लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण या अपसरण मतलब फैलाने या एकत्रित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है।
लेंस की क्षमता P बराबर 1/4 फोकस दूरी F मीटर में। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब लेंस की क्षमता के बाद जो अथवा में दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष होने के क्या मूल कारण है, उसका निवारण कैसे किया जाता है। तो ये रहा इसका आंसर। दूरदृष्टि दोष। इस दोष से युक्त द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखनी पड़ती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यह इसका निवारण है। करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरे का ख। दो चालक जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है और जब ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा था। जब दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दो चालक R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम का यही होगा, कितना आया 25 ओम। जब दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया 25 ओम। श्रेणी क्रम का चित्र कुछ इस तरीके से होगा। ए बी पॉइंट 2 मान लो, इसे R1 मान लो और इसे R2। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया 25 ओम। और उसके बाद में क्या कहता है, उसके बाद में ये कहता है कि 25 ओम होता है। और ये जब ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होता है। उनका जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम यही तो होगा, तो कितना होगा 4। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे 1/4। अब इसको हल कर लो। R1 एलसीएम आ गया R1 R2, इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देना आप। R1 R2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा R2 प्लस R1 इक्वल्स टू कितना होगा 1/4। या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 R2, जब मैं इसे पलटूंगा ये ऊपर जाएगा और इसे R1 प्लस R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 ऊपर ले जाओ क्योंकि जब ये पलट गया तो इधर वाली संख्या भी पलट जाएगी, क्योंकि जो काम बराबर थे इधर होगा वो काम इधर भी होगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। अब आइए आगे करते हैं क्योंकि हमें R1 R2 के 2 मान चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 R2। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4R1 R2। क्योंकि वरना में आप हल करके देख लो यही किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि हम जानते हैं R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2। ये हो गया इसका आंसर। ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, वरना आप देख लो करके R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस के 2R1 R2 माइनस के 4R1 इंटू R2। देखो माइनस के 4R1 R2 में से प्लस के 2R1 R2 गए तो किसके इक्वल हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 इंटू R2। ये इसके बराबर हो गया नहीं हो गया, हो गया। इसलिए हम इसे इसके बराबर कर लेते हैं आंसर लाने के लिए और किसी के लिए नहीं। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर किसके कर सकते हैं हम R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4R1 इंटू R2। अब आप देखिए R1 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार। R1 प्लस R2 का मान दे रखा है 25 ओम। कितना दे रखा है 25 ओम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 25, इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कर लिया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 4। अब R1 R2 का मान मैं कैसे निकालूं, R1 R2 का मान हम इसके जरिए निकालते हैं। कैसे आइए देखते हैं। क्योंकि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का मान कितना है 25। कितना है 25 बराबर 4। जब ये 25 इधर गुणा में पहुंच जाएगा तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो किसके इक्वल हो गया R1 इंटू R2 बराबर कितना हो गया 100 या 100। तो इंटू R1 R2 का मान कितना है 100
बराबर 25 का वर्ग कितना बैठेगा, 25 की गुणा 25 में करो तो कितनी आएगी 625, माइनस 4 की 100 में करेंगे तो हम कितना आएगा 400। अब 625 में से 400 गए, 625 में से 400 गए तो कितना बचा, आप ही देखिए 5 2 2 225। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 225। अब स्क्वायर को इधर भेज दो, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो R1 माइनस के R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225, और 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 15। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया 225 का, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो 15 आता है। आप इसे हल करके निकाल सकते हैं। इसे इक्वेशन मान लो आप सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाने पर R1 प्लस R2 इक्वेशन फर्स्ट कहती है 25 और इक्वेशन सेकंड आती है R1 माइनस के R2 इक्वल्स टू 15। अब इसे घटा दो, माइनस ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो R1 प्लस का R1 माइनस का कट गया, प्लस के R2 प्लस के R2 कितना हो गया 2R2 इक्वल्स टू 25 में से 15 का कितना बचा 10, कितना बचा 10। अब R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2, 2 पंजा 10। तो R2 हमारा जो दूसरे तार का प्रतिरोध है कितना निकल के आया 5 ओम। अब हम R2 की वैल्यू, R2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो R1 प्लस R2 का मान कितना निकल के आया 5 बराबर 25। अब 5 इधर जाएगा, R1 बराबर 25 माइनस के 5, और R1 कितना निकल के आ गया 20 ओम। यानी कि पहले तार का प्रतिरोध 20 ओम निकल के आया और दूसरे तार का प्रतिरोध कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था हमारा 5 ओम। यही आपका आंसर है। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसके अथवा में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये इसकी तुलना में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आने वाला प्रश्न पूछा गया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न बताया। इसे चाहो तो आप कर लेना या छोड़ देना। अगला प्रश्न, संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ए और बी के बीच विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस चित्र को देखिए, आपके सामने ये चित्र दिख रहा होगा। यहां से धारा चलनी प्रारंभ हुई, 3 ओम से निकली, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ 2 जगह धारा बटी, कुछ धारा इधर गई और कुछ धारा इधर आई। तो अब आप देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, ये दोनों हैं हमारे, पहले इनका प्रतिरोध निकाल लेते हैं हम, ये दोनों हमारे कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा यहां से यहां तक आई, ये इधर बढ़ गई कुछ और कुछ इधर बढ़ गई। तो देखते हैं, इन्हें मान लो आप, इसे मान लो आप R1, इसे मान लो आप R2, इसे मान लो आप R3, इसे मान लो आप R4 और इसे मान लो आप R5। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो हमने माना R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो कितना आंसर आया इसका, R1 और R2 कितने 2 2 4 ओम। तो R डैश हमारा कितने निकल के आया 4 ओम। अब ऐसे इसी प्रकार इसे हल कर लो, R डबल डैश मान लो इसे, R ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो R3 प्लस R4 ये भी कितने हैं 2 और 2 4 ओम। अब ये दोनों जुड़कर यहाँ आ गए और ये दोनों जुड़ के यहाँ आ गए, 4 ओम और 4 ओम। ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या निकालूं, 1/r ट्रिपल डैश बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। बात आपको समझ में आ रही होगी, आप ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो 1/r ट्रिपल डैश, 1/r डैश कितना है 4 और 1/r डबल डैश भी कितना है 4। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 4, 1 + 1। अब करिए आगे। अब चूंकि 1/r ट्रिपल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, या हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं ये ना लिख करके कि R ट्रिपल डैश हमारा निकल के आ गया 2 ओम। अब इसका पूरे का जो प्रतिरोध, इसकी बात कर रहा हूं मैं, A से B तक का, इसका पूरे का प्रतिरोध निकल के आया 2 ओम। अब 2 ओम और ये इसमें ये और ये लगातार बहती धारा है, एक तो 3 ओम से धारा आ रही है और 2 ओम तक जा रही है, तो यहाँ ये धारा कहीं बढ़ तो नहीं रही, यदि बढ़ती तो समांतर क्रम में होती, यदि लगातार बह रही है तो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो हम जानते हैं R बराबर
R5 प्लस R ट्रिपल डैश कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो R5 का वैल्यू कितनी है? 3 और R ट्रिपल डैश की वैल्यू हमने टोटल कितनी निकाली है? 2। तो कितना हो गया? 5 ओम। तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आया 5 ओम। हमारा ये कुल प्रतिरोध है। अब आगे की चीज हमसे क्या पूछ रहा है हम देखते हैं। क्या पूछा? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। कितना निकल के आया? आर ए बी भी कह दो इसे। आर ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया हमने 5 ओम। अगला क्या कहता है? अगला क्या कहता है कि परिपथ में प्रवाहित धारा। अरे परिपथ में प्रवाहित धारा, तो आइए इसे देखते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा किस तरीके से निकालते हैं? हम जानते हैं V बराबर आई आर ओम के नियम से। अब I को रोक लो तो V अपॉन R इक्वल्स टू I। अब V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 वोल्ट। और R कितना हमने टोटल निकाला? टोटल निकाला हमने 5 ओम। तो I बराबर 5 दूनी 10। I बराबर कितना? 2 एम्पियर की धारा निकल गई। कितनी निकल के आई? 2 एम्पियर की धारा। तो आपका एक सॉल्व ये हो गया। अब क्या निकालना है हमें? ए बी के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच विभवांतर। विभवांतर होता है V बराबर आई आर। V को बोलते हैं विभवांतर। I कितनी निकाली आपने? धारा 2। और टोटल प्रतिरोध ये निकालना है। इसका प्रतिरोध चाहिएगा, ना कि इस पूरे का। ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध निकाला था आपने, वो कितना निकाला था? वो निकाला था R ट्रिपल डैश। इसी के मध्य तो था ए और बी के मध्य, वो था 2 ओम। तो इसलिए यहाँ R की जगह कितना आएगा? 2। तो 2 दूनी 4 वोल्ट। इसका जो विभवांतर आया कितना आया? 4 वोल्ट। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। फिर भाई 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर आप इसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार निकलेगा V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। 3 ओम के सिरों के बीच पूछा है तो V बराबर आई आर लगा दे। I